माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और जी जान भी लगाए होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पिछले 7 क्लास से आप लोगों को हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे और हमें अब यह पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि जो इतिहास का पहला नंबर चैप्टर है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रत्ती भर जरा सा भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को जांचने के लिए आज हम यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी मंथन करवाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पहले बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है उसका भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा मंथन करेंगे। समझ गए ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से हम यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठा करके देखिए। प्रीवियस 5 ईयर का, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे छूटेगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से पता होगा यदि आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यूरोप में राष्ट्रवाद, क्वेश्चन बैंक का मंथन प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके लिए एक तरीके का समझिए कि आज लाइव टेस्ट होने वाला है। तो बहुत ही शानदार क्लास होगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे आज के इस क्लास में फुल एंजॉय के साथ इस क्लास को करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए। जितने सारे भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करिए, साथ ही साथ सारे बच्चे क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से आप लोग सारे बच्चे ना अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, समझ गए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक दोस्त के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि भाई टारगेट बोर्ड पर आज कुछ स्पेशल हो रहा है। तो चलिए बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत ही जबरदस्त क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हर हाल में हो जाए, क्योंकि टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन होने के लिए डेट तो 15 अप्रैल का ही था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर कुछ दिन और बढ़ाया जाए, इसलिए 5 दिन का समय और बढ़ाया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन हो जाइए। जितना जल्दी ज्वाइन होइएगा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और कुछ बच्चे शेयर भी नहीं किए हैं। आज बहुत ज्यादा की संख्या में बच्चे यहां पर आने चाहिए और सब मिलकर के आज लाइव टेस्ट देंगे ताकि सबको लगे कि नहीं भाई आज कुछ सचमुच में स्पेशल हो रहा है। तो चलिए फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। जुड़ गए सब लोग? हम पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। हाँ, तो टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन होने के लिए आपके पास 2 नंबर हैं जो कि हेल्पलाइन नंबर है 9263991125 और 8114532021। यह 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग कोई भी जानकारी ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त, ठीक है ना। जानकारी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो कि आपको टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त होगा, रैंकर्स बनाने के लिए पर्याप्त होगा, आपको हाईएस्ट नंबर दिलवाने के लिए पर्याप्त होगा, जहां पर हर एक प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। लाइव क्लास, डाउट क्लास, वीडियो क्लास, स्टडी मटेरियल, बिहार टॉपर का हैंड नोट्स, टेस्ट, सब कुछ आपसे लिया जाएगा जो एक टॉपर से उम्मीद किया जाता है। तो चलिए बच्चे फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। और अब हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए और इसका जवाब बताइए। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति जो हुई, चाहे कोई भी क्रांति रहे, चाहे 1789 ईस्वी की क्रांति रहे, ध्यान से समझिएगा, आपको बताए थे ना, 1789 की क्रांति रहे या 1830 की क्रांति रहे या फिर 1848 की क्रांति रहे, सभी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चाहे कोई भी क्रांति रहे, सभी क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुशवादी शासन। अगर हाँ, जब जब राजा ने जनता पर, मजदूरों पर, किसानों पर अत्याचार किया
तब तब आंदोलन हुआ है। यानी कि राजा का निरंकुश शासन जो था वो वही क्रांति का प्रमुख कारण था। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों का सही हुआ? एकदम ईमानदारी के साथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अच्छी कोई नीति नहीं होती है, तो इसलिए एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि यहां पर आप बेईमानी कर लीजिएगा, मैट्रिक परीक्षा में कहां से बेईमानी कर पाइएगा। तो क्यों ना हम अभी से ईमानदार बन जाए, अभी से ईमानदार बन जाए, ताकि हमारा जो काबिलियत है वह एक्चुअल में हमें पता चले कि हम किस लेवल तक अभी हैं। तो इसलिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है, समझ गए। और इसी तरीके का लाइव टेस्ट बार बार आपसे हम टॉपर बैच में लेंगे, ताकि हर हाल में आपको सब कुछ एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर हो सके। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक या नहीं, सप्ताह में एक संडे के संडे डाउट क्लास रखा जाएगा यूट्यूब पर ही, जो कि आप लोगों के लिए डाउट क्लियर करने के लिए होगा। समझ गए ना, आप लोगों के जितने सारे भी डाउट हैं वो क्लियर करने के लिए होगा। तो बिल्कुल वहां से आप लोग सब कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइए। नेपोलियन के बाद वियना कांग्रेस हुआ था ना, नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में हार गया था तो उसके बाद वियना कांग्रेस हुआ था। तो वियना कांग्रेस के बाद से पुनः किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? बताइए, पुनः किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कितने बच्चों का सही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बता दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जल्दी से बताइए। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो सब कुछ आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको पता है ना कि नेपोलियन जिस वर्ष राजा बना था उसी वर्ष नेपोलियन संहिता लाया गया था, क्योंकि उसी वर्ष वह अपना नया कानून लाया था। जिस वर्ष वह राजा बना उसी वर्ष वह अपना नया कानून लाया। तो है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जवाब क्या हो जाएगा? 1804 ईस्वी में वह राजा बना था और 1804 में ही नेपोलियन संहिता लाया। तो जाहिर सी बात है तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। एक एक सवाल को बहुत ही गंभीरता के साथ लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे भी सवाल है ना, अभी तो हम ओवरऑल सवाल ले रहे हैं, इस चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं। लगभग 59 या 58 या 59 के आसपास है। उसके बाद हम 15-20 वैसे क्वेश्चन को लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? यह तो एकदम आसान सा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। आपको पता है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद है ना? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। चलिए बिल्कुल सही जवाब। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी कि वियना कांग्रेस इसलिए रखा गया था ना ताकि मेटरनिक के अनुसार व्यवस्था हो सके, तो उसी को कहा गया मेटरनिक व्यवस्था। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि नेपोलियन से पहले जिस तरीके का व्यवस्था था उसी तरीके का व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, यही ना व्यवस्था था। तो प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। समझ गए? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए ना? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? आसान सा प्रश्न है। जितने सारे भी प्रश्न बन सकते हैं ना, हम सारे प्रश्न लिए हैं ताकि परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर से ना जाए, ताकि आप लोगों को बोलने का मौका मिले कि सर ये प्रश्न तो बाहर से आ गया। कभी नहीं बोलने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि जितना प्रश्न बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा। फटाफट से बताइए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? जल्दी जल्दी से बताइए। जवाब क्या हो जाएगा जी? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 7वां। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? या फिर इसी क्वेश्चन को बदल करके पूछता है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाता है? फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है या बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बात दोनों बराबर है। तो बताइए किसने कहा था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने कहा था। किसने? मेटरनिक ने। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बता दीजिए।
अगला कह रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। देखिए नेपोलियन कोड के बारे में हम आपको बताना भूल गए थे। जिस समय नेपोलियन राजा बना था ना, तो उस समय अपना एक कोड निकाला था, और नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हुआ करते थे, तो 5 कोड हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन नहीं बता पाए थे हम आपको। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां का बी नंबर ऑप्शन याद रहेगा ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, रोमानीवाद क्या है। आपको हम बताए थे कि नेपोलियन क्या करवाता था, लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक करवाता था, भाषण करवाता था, सभाएं करवाता था कि लोग जागरूक हों। और जो नुक्कड़ नाटक किया जाता था ना, उसे ही रोमानीवाद कहा जाता था। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन होता था, हम कह सकते हैं। तो 9वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। रोमानीवाद क्या है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है, 9 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा। इसका जवाब तो एक एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल एकदम आसान है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पता नहीं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते हम कितना बार बताए होंगे, लगता है कि लगभग 100 बार से तो ऊपर बता दिए होंगे। 100 बार से तो ऊपर बताए होंगे कि हम आपको पूरे यूरोप के बारे में बता रहे हैं। यूरोप का एक नक्शा हम आपको ला करके दिखाए थे, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया सब कुछ दिखाए थे। तो कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो जवाब क्या होगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। 11 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस का। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जितने बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब 110% सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बता दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आपको हम क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक का जो समय है, इसको कहा जाता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल बताए थे ना, इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और राष्ट्रवाद का जो शुरुआत था ना, लगभग लगभग यहीं से हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य रूप से ज्यादा बढ़ा था, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हो गया था, हम आपको बताए थे। यानी कहां से हो गया था, पुनर्जागरण काल से। तो 12 का सही जवाब कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, पुनर्जागरण काल से। याद रहेगा ना, 12 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि वियना, हाँ वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन या वियना के संधि भी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। चाहे वियना कांग्रेस हो जाए, वियना सम्मेलन हो जाए, वियना के संधि हो जाए। आपको पता है जब वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 ईस्वी में, 1815 में जब वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, जब नेपोलियन की हार हुई थी, तो उसी समय वियना कांग्रेस किया गया था, यानी कि वियना सम्मेलन किया गया था। तो जवाब क्या हो जाएगा 1815 में। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि आपको ना पढ़ाया गया हो, उसका कंसेप्ट आपको ना बताया गया हो। हर एक चीज आपको बारीकी से हम बताए हैं, और क्वेश्चन भी तुरंत तुरंत बन जा रहा है। ठीक है ना, जो बच्चे ध्यान दिए होंगे ना, उनसे तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन अब बता दीजिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, बताइए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। आपको पता है ना, 1830 ईस्वी का जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिसमें लुई 18वां मारा गया था, समझ गए, या फिर चार्ल्स दसम, तो उसके बाद संवैधानिक शासन स्थापित हुआ था। किस प्रकार का शासन, संवैधानिक शासन। आपको बताए थे संवैधानिक शासन स्थापित हुआ था, और ऑरलियंस वंश का लुई फिलिप को राजा बनाया गया था, बताए थे ना। हाँ, तो संवैधानिक शासन, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सारे नए बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, सारे नए बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करिए। ठीक है, और 1-2 दिन का समय है, नया बैच जो लॉन्च हुआ है ना, टॉपर बैच, उसमें जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में। समझ गए ना,
1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। नया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, यह वाला क्वेश्चन का जवाब तो सबको पता होगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, बताइए तो। इसका जवाब तो सबको पता होगा ना कि यंग यूरोप, यंग इटली, इसका संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 16 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बता दीजिए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा, ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का पूरा नाम क्या था, कितने बच्चों को मालूम है? मेजनी का पूरा नाम क्या था? जोसेफ, ध्यान रखिएगा, जोसेफ मेजनी, ठीक है ना, जोसेफ मेजनी, ठीक है, जोसेफ मेजनी, ध्यान रखिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था ना, वो किस संगठन से था? अरे ये भी आपको पता है, कौन से संगठन से? सी नंबर ऑप्शन किनका किनका सही है? सी नंबर ऑप्शन किनका किनका सही है? फिलिप हिटारिया, किनका किनका सही है? सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, जरा बताइए जल्दी से। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे। सी नंबर ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, समझ गए ना, इसका बी ऑप्शन सही होगा कि मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से था। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? वो कौन था? वो व्यक्ति कौन था जिसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? आपको बताए थे ना कि 15,000 सैनिक भेज दिया था इधर से काउंट काबूर है, तो कौन व्यक्ति था? काउंट काबूर। जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो चाहे यंग इटली हो चाहे यंग यूरोप हो, जवाब हो जाएगा मेजनी, सी ऑप्शन सही होगा। चाहे यंग इटली हो चाहे यंग यूरोप हो, जवाब हो जाएगा मेजनी, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती, आपको बताए थे कि 10,000 लाल कुर्ती सैनिक का गठन किया था। किसने? तो 10,000 लाल कुर्ती का सैनिक गठन किया था गैरीबाल्डी ने, डी ऑप्शन सही होगा। 21 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, ठीक है ना। आगे आपको, हाँ फिर आगे आपको हम बताएंगे लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटास्की ने, अगले चैप्टर में, ठीक है ना। फिलहाल यहां पर ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। चलिए काउंट काबूर कौन था जी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। काउंट काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का प्रधानमंत्री था काउंट काबूर। 22 का बी ऑप्शन सही होगा। विक्टर मैनुअल था ना उसके, हाँ उसके बाद फिर काउंट काबूर बन गया था। विलियम प्रथम, विलियम प्रथम नहीं, विक्टर मैनुअल ही था, हाँ विक्टर मैनुअल था। विक्टर मैनुअल के बाद फिर कौन बन गया था? इटली का प्रधानमंत्री बन गया था काउंट काबूर। 1861 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1861 ईस्वी में था कौन? विक्टर मैनुअल, और 1862 में ये बन गया था, ठीक है ना। हाँ पहले वित्त मंत्री था और फिर बाद में जाकर के यह चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बन गया था। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? जल्दी से इसका जवाब बताइए। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो इसका भी जवाब हो जाएगा मेजनी ने, डी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1820 में, हम आपको बताए थे भी, 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन की स्थापना हुई थी। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834, नागरिक आंदोलन 1830, सब कुछ बताए हैं ना। तो याद कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे ना कि हम करेंगे? 1820 ईस्वी में हुआ था ना। अरे 1820 तो है ही नहीं ऑप्शन में। कार्बोनरी की स्थापना 24 का सही जवाब कौन सा होगा? कार्बोनरी का स्थापना 1820 में हुआ था ना। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए तो, कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1820 में हुआ था शायद।
कार्बोनरी संगठन का स्थापना कहाँ गया, हिस्ट्री का बुक कहाँ गया, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, कंफर्म एक बार हो जाते हैं शायद, लेकिन हमें पता है 1820 में ही किया गया था कार्बोनरी संगठन की स्थापना। हाँ, 1820 ईस्वी, इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। 1820 ही होगा जी, गलत है, इसका ऑप्शन ही गलत है, 1820 ही होगा, हमें चूंकि याद है, समझ गए ना, तो इसको 1820 कर लीजिएगा। ठीक है, 1820 ही होगा, 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, आपको पता है गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, डी ऑप्शन सही होगा। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अच्छा, इटली का तलवार किसे कहा जाता था, बताइए तो, इटली का तलवार, बताइए, इटली का तलवार किसे कहा जाता था, इटली का तलवार किसे कहा जाता था, जरा बता दीजिए, इटली का तलवार किसे कहा जाता था, गैरीबाल्डी को ही कहा जाता था, समझ गए ना, इटली का लपलपाती हुई तलवार गैरीबाल्डी को ही कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, ध्यान रखिएगा, किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, तो सी ऑप्शन, 26 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, 26 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। देखिए, इटली के एकीकरण में ना मेजनी का संबंध था, काउंट काबूर का है और गैरीबाल्डी का भी है। बिस्मार्क का जो संबंध है वो वह जर्मनी के एकीकरण से है, ना कि इटली के एकीकरण से, याद है ना आपको, बिस्मार्क का जो संबंध है वो वह जर्मनी के एकीकरण से है। यहां पर क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन, निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, विलियम प्रथम कहां का शासक था, विलियम प्रथम कहां का शासक था, जल्दी से बताइए, विलियम प्रथम कहां का शासक था, अरे परसा का शासक था, और बाद में यहाँ का शासक कौन बन गया था, बिस्मार्क बन गया था, याद है ना, पहले विलियम प्रथम था, बाद में बिस्मार्क बन गया था। 1861 में शायद, 1861 में लगता है विलियम प्रथम था, और 1862 में बन गया था बिस्मार्क, शायद ध्यान में नहीं है, कंफर्म हो जाते हैं एक बार, रुक जाइए। 1861 में ही था विलियम प्रथम, एक बार रुक जाइए, कंफर्म हो जाते हैं। बिस्मार्क, विलियम प्रथम, हाँ 1861 में और 1862 में, समझ गए ना, उतना याद हो जाता है कि बुलाने पर भी लगता है कि नहीं नहीं हम सही हैं, समझ गए। तो बिल्कुल हमारा जवाब सही निकला। कब हुआ था, 1861 में। 1861 में 1861 में क्या हुआ था, 1861 में क्या हुआ था, विलियम प्रथम राजा था, और 1862 में कौन बन गया था, 1862 में बन गया था कौन, बिस्मार्क, ठीक है ना, 1862 में बिस्मार्क राजा बन गया था, याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए, तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, जवाब हो जाएगा प्रसा का शासक था, 28 का बी ऑप्शन सही होगा, समझ गए ना। इस तरीके से आप लोगों को भी याद होना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वो वाला एक सवाल हमको थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है, जिसमें हम आपको क्या बताए थे कि इसको प्रधानमंत्री बनाया, तो एक मिनट देख लेते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क वाला तो देख ही लिए ना। काउंट काबूर को, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कब बनाया था, विक्टर मैनुअल था 1849, हाँ 1850 में बनाया था, सॉरी हम वहां पर बोल दिए थे 1861-62, 1850 ईस्वी में काउंट काबूर को बनाया था, ठीक है। 1849 ईस्वी में विक्टर मैनुअल था, और 1850 ईस्वी में कौन, काउंट काबूर प्रधानमंत्री बना था। इसमें जो हम बताए थे ना, हाँ काउंट काबूर विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर कब नियुक्त किया था, 1850 में, 1850 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉल्वेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, जॉल्वेर आइन की स्थापना प्रसा ने, 29 का ये ऑप्शन सही होगा, कितने बच्चों का सही है, जॉल्वेर आइन की स्थापना किसने की थी, प्रसा ने। जॉल्वेर आइन व्यापारियों की एक संस्था थी, जो कि व्यापारियों के लिए बनाया गया था, आपको बताया थे ना जॉल्वेर आइन का कहानी, तो जॉल्वेर आइन की स्थापना किसने किया था, प्रसा ने किया था। आगे बताइए, सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था, देखिए सिडॉन और सेडोवा का युद्ध बताए थे ना,
सिडॉन और सेडोवा का युद्ध हम आपको बताए थे। तो 30वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे कि प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ, उसको सेडोवा का युद्ध कहते हैं और इसको कहते हैं सिडॉन का युद्ध। तो सिडॉन का युद्ध जो हुआ था वह प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था ना, एक हम आपको बताए थे कि बिस्मार्क जो था हिगेल नामक दार्शनिक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, हिगेल के विचारों से। क्या हो जाएगा, हिगेल के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। 31 का बी ऑप्शन सही होगा। 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। जो बच्चे 31 का बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। बताइए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। जाहिर सी बात है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। तो जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33। 33 कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, समझ गए। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, राइन संघ की स्थापना की थी। 33 का सी ऑप्शन सही होगा। 33 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। बाद में इसी को बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया था, ठीक है ना। बाद में वियना संधि के बाद इसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, जर्मन महासंघ कर दिया गया था। याद होना चाहिए आपको, क्या कर दिया गया था, जर्मन महासंघ कर दिया गया था। आगे बता दीजिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ना, वह हुआ था सेडॉन के युद्ध के बाद। 34 का सही जवाब कौन सा होगा, 34 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि प्रसा और फ्रांस का जो युद्ध हुआ, जिसको हम लोग सेडॉन का युद्ध कहते हैं, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। याद है या नहीं है, बताइए। उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। और प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ उसे कहते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या कहते हैं, सेडोवा का युद्ध। उसके पहले डेनमार्क से भी युद्ध हुआ था, याद है ना आपको, डेनमार्क से युद्ध हुआ था। डेनमार्क से युद्ध हुआ था, जिसमें सोल्सबिंग और होल्स्टिंग नामक दो बड़ा बड़ा शहर जीता था, जिसमें जो प्रसा था उसको सोल्सबिंग मिला था और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला था। यह भी आपको हम बताए थे। चलिए आगे बता दीजिए, तो इसका जवाब हो गया ना, हाँ। जर्मेनिया क्या थी, जल्दी जल्दी से बताइए तो आप लोग। जर्मेनिया, 35 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब क्या होगा। जर्मेनिया जो थी ना, वह जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का जो प्रतीक था उसे ही कहा जाता था जर्मेनिया, याद रहेगा। जर्मन राष्ट्र के प्रतीक को क्या कहा जाता था, जर्मेनिया कहा जाता था। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, सेडॉन के युद्ध के बाद हुआ था। और सेडॉन का युद्ध कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। तो 1870 ईस्वी जर्मनी का एकीकरण। 36 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 1870 में तो देखिए 1862 में हुआ था डेनमार्क से युद्ध। उसके बाद 1866 में हुआ था सेडोवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। उसके बाद 1870 में हुआ था प्रसा और फ्रांस के बीच में। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत इसको क्या कर दिया गया था, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 36 का सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, समझ गए ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आपको पता होना चाहिए, शायद हम लगता है कि स्टोरी में यह संधि बताना भूल गए थे कि 1871 ईस्वी में ना फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और उसी संधि के तहत क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो 36 का यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर बताइए, जॉल्वे राइन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, सब लोगों को पता है कि व्यापारियों की संस्था थी। तो 37 का बी ऑप्शन सही होगा। 37 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से हार गया था। तो किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में यह युद्ध हुआ था, सेडाओ का युद्ध, और ऑस्ट्रिया की बुरी तरीके से हार हो गई थी, चूंकि इसमें फ्रांस जो था इसका सहयोग नहीं किया था, ठीक है ना। तो 38 का ए नंबर ऑप्शन
बिल्कुल सही होगा, 38 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बता दीजिए, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, डी ऑप्शन सही होगा, 39 का डी ऑप्शन। बिस्मार्क क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था। याद, अरे सही हो रहा है ना? कितने बच्चों का अभी तक सही हुआ है? पूरा के पूरा बताइए तो, कितने बच्चों का पूरा अभी तक सही हुआ है और कितने बच्चों का एक गलती हुआ है? एक दो गलती हुआ है तब तो अच्छी बात है, चलेगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बाहर से भी है। अगर ज्यादा गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना? तो इसलिए थोड़ा सा संभल जाइए। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए, हिगेल कौन था? जल्दी जल्दी से बताइए, हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। हाँ, हिगेल एक दार्शनिक था, हिगेल एक दार्शनिक था। चलिए आगे बता दीजिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है सिडॉन का युद्ध। क्या बोला जाता है? सिडॉन का युद्ध बोला जाता है, समझ गए ना? क्या बोला जाता है? सिडॉन का युद्ध। तो जाहिर सी बात है कि सिडॉन में हुआ था। कहाँ में? सिडॉन में। सिडॉन बोला जाता है, शायद हम सिडॉन लिख दिए हैं इधर, सिडॉन, समझ गए ना? सिडॉन, ध्यान रखिएगा, सिडॉन, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपको हम बताया ना अभी, किस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि, ध्यान रखिएगा, यह संधि हुआ था 1871 में, और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, याद रहेगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्सबिंग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? किस देश के एकीकरण से? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, यूनान के एकीकरण से, कि अमेरिका के एकीकरण से? जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तब ना बिस्मार्क लगाया था कि चलो भाई डेनमार्क पर कब्जा कर लेते हैं, और तब वो दोनों कौन कौन, प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर के डेनमार्क पर कब्जा किया था, तो सोल्सबिंग और होल्स्टिंग जीता था। तो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, 43 का बी ऑप्शन सही होगा, 43 का बी नंबर ऑप्शन सही है ना? कितने बच्चों का सही है? अधिकांश बच्चों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, 44 का बी ऑप्शन सही होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, और बाद में वियना संधि के बाद इसको जर्मन महासंघ कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो 44 का सही जवाब कौन सा हुआ? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन या प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का, आपको बताए थे ना, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया है? बिस्मार्क ने। जवाब क्या होगा? बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं 100% सही है, समझ गए? क्लास शेयर होते रहना चाहिए बाबू, ठीक है ना? क्लास को शेयर करते रहिए एकदम। हम जब पढ़ाई करवाते हैं ना तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े रहें, समझ गए? तो क्लास को शेयर करते रहिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, कर दो रे मेरे छोटे भाई, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। और छोटी बहन भी, भाई और बहन दोनों को हम कहते हैं हमारे लिए हमेशा तैयार रहना है, ठीक है ना? हम बस लाइक और शेयर कहते हैं करने के लिए, वो करने के लिए तैयार रहना। चलिए आगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अभी हम आपको 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, 46 का डी ऑप्शन, 46 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बता दीजिए, सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? बताइए, सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो 47 का सेडॉन का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडॉन का युद्ध 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, तो जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो जवाब क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? कितना आसान आसान प्रश्न है, हमें तो नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन इसमें हार्ड है, हमें तो एक भी क्वेश्चन इसका हार्ड नहीं लग रहा है, एकदम आसान लग रहा है जिस तरीके से हम आपको बताए हैं। चलिए आगे बता दीजिए, देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्वेश्चन को उलट करके पूछा है, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 49 का ए ऑप्शन सही होगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन? बिस्मार्क उत्तरदायी था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के बिना नहीं हो सकता था, ठीक है ना? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने करवाया था। आगे बताइए,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, आपको बताए थे ना, यूनान को गुलाम बना लिया था कौन? तो ये तुर्की, और बाद में खुद कमजोर हो गया था, इतना कमजोर हुआ कि इसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यानी कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। 51 का ए ऑप्शन सही होगा, 51 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 52 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान का। तो जवाब हो जाएगा यूनान का, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन सही बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की, तुर्की की न पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। 53 का सही जवाब कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, 53 का सही जवाब कौन सा होगा? यूनान को गुलाम कौन बनाए हुए था? तुर्की बनाए हुए था, तो जाहिर सी बात है कि पराजय भी तुर्की का होगा। तो जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि, जिस संधि के तहत यूनान को आजाद किया गया था। हालांकि इसके बाद एक संधि और हुआ था, वो था कस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है ना, जो कि 1831 में हुआ। 1829 की जो एड्रियानोपुल की संधि हुई वो किस देश के साथ हुई थी? तो जवाब क्या हो जाएगा? किसके साथ? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। सब मिलकर के तुर्की पर दबाव बनाया कि देखो भाई आजाद कर दो अब, ठीक है ना, तो रूस के साथ हुआ था। चलिए आगे बता दीजिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना भी यूनान को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को ही कहा जाता है, याद रहेगा ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को ही कहा जाता है। फिर कह रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? वाह क्या बात है, जबरदस्त। हंगरी की भाषा बताइए। इतालवी भाषा के बारे में हम आपको बताए थे कि पूरे इटली की भाषा क्या था? इतालवी था, बताए थे ना, इतालवी। और भाषा के आधार पर ही नेपोलियन क्या किया था? उसको 3 भाग में बांटा था, ठीक है। जहां 300 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, वो 3 गणराज्य बना दिया था। तो हंगरी की भाषा क्या थी? 56 नंबर क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा मैग्यार था, ठीक है ना। हंगरी की भाषा मैग्यार, ध्यान रखिएगा, हंगरी की भाषा मैग्यार। चलिए आगे बता दीजिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? 57 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब नामक शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? जैकोबिन क्लब की, जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। जवाब होगा 57 का टीपू सुल्तान, ठीक है ना। बी ऑप्शन की जगह 8 लिखा गया है ना, टीपू सुल्तान होगा, ठीक है। यह था 57 नंबर क्वेश्चन। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 58 कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ, जल्दी से बताइए। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ? जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। तो यह था टोटल क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से संबंधित था, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक के मंथन पर कि क्वेश्चन बैंक में आखिर जो क्वेश्चन दिया गया है वह कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जैसे 1871 में कौन सी संधि हुई थी, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बार अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। स्टोरी में हम बताना भूल गए थे, लास्ट में एक लाइन का चीज है, याद रखिएगा कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए उसके बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आया था, और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक शासन। तो बी ऑप्शन सही होगा, यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया है। उसके बाद तीसरा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? देख लीजिए यह 2021 का क्वेश्चन है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था, आपको पता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है, जवाब होगा 1871 ईस्वी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए क्वेश्चन में कहीं कोई दम है? क्वेश्चन में कहीं दम लग रहा है आपको कि हाँ दम है सर क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। आगे बताइए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? यह क्वेश्चन अभी भी हम बता चुके हैं आपको,
यह भी 2021 का क्वेश्चन है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का जो संबंध था ना वह जर्मनी के एकीकरण से था। किसके एकीकरण से? जर्मनी के एकीकरण से। आगे कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। यह क्वेश्चन भी 2021 का है। देख लीजिए 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है, सब एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आप जान चुके हैं। अब पहले भले न जान रहे हो लेकिन अब जान चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। डी ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन भी 2021 का है। कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। उसके बाद अगला बता दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। यह 2020 में पूछा गया था। है वही क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बस उसी को ना बदल करके पूछ दिया है कि हस्ताक्षर कब हुई। जाहिर सी बात है कि जब हस्ताक्षर हुई तभी तो संधि हुई, सोचने वाली बात है। तो 1871 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, यह क्वेश्चन 2020 और 2022 दो बरस पूछा है, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। आगे बताइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता है कि जवाब होगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 2011 में पूछा, 2017 में पूछा, 2020 में पूछा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? आसान है लेकिन जो सवाल छापता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 3-3 साल पूछ दिया है। आगे बता दीजिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए एक एक क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक में है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, सब चीज हम आपको बता चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि अब एक क्वेश्चन भी आपसे छूट पाएगा परीक्षा में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है। याद रहेगा ना, 2019 में पूछा गया था। फिर से 2019 का क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जवाब हो जाएगा मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए आगे बता दीजिए, टीपू सुल्तान शासक था। वाह, मैसूर का शासक था। 13 का ए ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चों का सही है? 13 का ए ऑप्शन। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर का शासक था। बताइए, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद ना, सेडोन के युद्ध के बाद। ध्यान रखिएगा, सेडोन। डी ऑप्शन सही होगा। यह 2018 का सवाल है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए कितना आसान प्रश्न है, लेकिन 2014 में भी पूछा और 2019 में भी पूछा। कितना आसान सा प्रश्न है। तो जवाब होगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण, तो ध्यान रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और देख लीजिए, यह 2014, 2016, 2022 कितना बार पूछा है। और बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था जर्मन महासंघ। क्या कर दिया गया था? जर्मन महासंघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहां हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था सेडोन में। कहां में हुआ था? सेडोन में। तो ए ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन भी आपको करवा चुके हैं, 2015 का सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फटाफट से सारे बच्चे बताइए, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? जवाब हो जाएगा सेडोन में हुआ था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ठीक है ना, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान था, काउंट काबूर का योगदान था, मेजनी का योगदान था। जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस 1815, 1815 ईस्वी। ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 2022 का सवाल है, कितना इंपॉर्टेंट है। हल्का हल्का सवाल, कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको?
समझ गए ना। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जॉल्बेर आयन संबंधित था किस चीज से, तो व्यापारियों से संबंधित था। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, जॉल्बेर आयन व्यापारियों से संबंधित था। यह सवाल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए कुल मिलाकर के यह 20 क्वेश्चन जो हम आपको क्वेश्चन बैंक का करवाए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था बताइए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तब आसान आसान था। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 में 20 सही हुआ है क्वेश्चन बैंक वाला, बताइए तो एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 20 में 20 सही हुआ है क्वेश्चन बैंक वाला? हाँ जी, 20 में 20 क्वेश्चन बैंक वाला किनका किनका सही हुआ है, एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं। बीस में 20 किनका सही हुआ है? अरे वाह, मेरा सर, मेरा मेरा बहुत सारे बच्चे का सही हुआ है। हुआ होगा भी, क्यों नहीं? आप लोग इतने मन से क्लास किए हैं तो होना था लाजमी है, ठीक है। तो बच्चों कुल मिलाकर के अब इतिहास का पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो चुका है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास भी आप लोगों को एकदम शानदार लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। इसी तरीके से आगे भी हम आपको पढ़ाई करवाते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे, ठीक है। तो अब हम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है ना। अगले साल जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो कहिएगा कि सर सबसे बढ़िया एग्जाम गया, ठीक है ना। और टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का यह हम क्लास खत्म करेंगे। लेकिन जाते जाते फिर से वही बात कि आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल था आज का यह क्लास। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम कमेंट आपका पढ़ते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक भी कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, अरे भाई टॉपर बैच में तो ज्वाइन हो जाओ, टॉपर बैच में तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब बाकी का चैप्टर वहीं पर होगा, पहला चैप्टर यूट्यूब पर हुआ, बाकी का चैप्टर अब वहीं पर होगा टॉपर बैच में, ठीक है ना। तो यहां पर जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जितना फास्टली हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 999 रुपया फी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।